हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं 71वीं बीपीएससी जो कि प्रीलिम्स का सेक्शनल टेस्ट पॉलिटिकल से संबंधित लगभग 120 सवाल लेके आया हूं, जो कि 8वां लेक्चर है। इससे पहले 7 लेक्चर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित सवाल ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बने हुए, आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ 8वां सेक्शनल टेस्ट जो कि पॉलिटी से प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर जो कि बीपीएससी में जितने भी पूछा गया वो सारे सवाल। पहला सवाल, भारत में किसी राज्य में राज्यपाल के पद की संकल्पना किस देश के मॉडल से लिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना राज्यपाल की जो संकल्पना है वह कनाडा के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। अगला सवाल, दूसरा नंबर, बोल रहा है अनुच्छेद और उससे संबंधित प्रावधान। जैसे 155 किससे संबंधित है? तो याद रखना है राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति, वह 155 में संबंधित है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति होगा, राज्यपाल की नियुक्ति 155 से संबंधित है। 156 बोल रहा है कि राज्यपाल का कार्यकाल जो है वह 156 में बताया गया है। और 159 जो है वह राज्यपाल की शपथ को बताता है। ठीक है, राज्यपाल की शपथ को। और 161 जो है वह राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। ये इंपॉर्टेंट बहुत 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है, 155 राज्यपाल की नियुक्ति को संबंधित है, 156 जो है कार्यकाल से संबंधित है, 159 जो है वह शपथ ग्रहण, और 161 क्षमादान की शक्ति। ठीक है, तो कितना हो गया? 3, ये हो गया 3 1 5 2, 3 1 5 2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं कथन और कारण से संबंधित। पहला कथन है कि राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी अनेक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त है। इसका कारण है कि 2 महीने की नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक सिविल कानून संबंधी कार्यवाही प्रारंभ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वह गलत है। दूसरा कारण जो है वह गलत जा रहा है, पहला सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं चौथा नंबर, बोरा कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में यह प्रावधान है कि राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है। ठीक है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह 163 में नहीं बताया गया। ठीक है, यह 154 में बताया गया है, 163 नहीं 154 में। दूसरा है 164 के अनुच्छेद के अनुसार अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा अपने अनेक कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो है 164 नहीं 163 में बोला गया है, यानी दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, दोनों गलत है। रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद बताया गया कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया? तो 213। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना सबसे पहले बोल रहा है कि विदर्भ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना, यह कहाँ हुई है? तो याद रखना यह महाराष्ट्र में हुई है। राज्य की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ शांति सुनिश्चित करना। ठीक है, यह जो है वह किससे संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है। अगला, जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था करना, यह आसाम से संबंधित है। और राज्य के पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करना, ये मणिपुर से संबंधित है। यानी 2 1 3 4 हो जाएगा राइट आंसर, 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया? तो यार 165। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना, कौन सा कथन सही है? सही को ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। बिल्कुल, राज्यपाल ही महाधिवक्ता 165 के अंतर्गत नियुक्त करता है। ठीक है, दूसरा, वह राज्य लोकसभा के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्त करता है और उसे पद से हटा सकता है। बिल्कुल गलत, पद से नहीं हटा सकता है, नियुक्ति करता है। याद रखना, राज्यपाल ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, लेकिन पद से हटाया नहीं जा सकता, यानी दूसरा गलत है। तीसरा, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है पर उन्हें पद से विमुक्त नहीं कर सकता। नहीं, उच्च न्यायालय की नियुक्ति जो है वह जो है आपका, ये भी आपका गलत है। ठीक है, यह राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो न्यायालय के द्वारा भी नहीं, उच्च न्यायालय के नहीं, या राष्ट्रपति के द्वारा होती है।
यानी 3 भी गलत। अगला, वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उनकी सेवा शर्तों की कार्यविधि को तय करता है। चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 4 सही जा रहा है। अगला सवाल है कि खनिज उत्खनन के रॉयल्टी के रूप में जनजातीय किला परिषद को देय राशि के निर्धारण का विवेकाधिकार किस राज्य के राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। किस राज्य के राज्यपाल, तो याद रखना मणिपुर को प्राप्त नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करता है या किसके आधार पर, या अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राज्यपाल को राज्य के विधान विषयक या प्रशासन मामलों से संबंधित सूचना देने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो यह 168। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही जो है वह देखते हैं। राज्यपाल जो है किसी सैन्य न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सजा को माफ कर सकता है। बिल्कुल ये जो है आपका गलत जा रहा है। सैन्य मामले राष्ट्रपति से संबंधित है। राज्यपाल राज्य विधि के अंतर्गत दिए गए मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है। ठीक है, ये भी गलत है। मृत्युदंड को लंबित कर सकता है या तो उसे जो है राष्ट्रपति के आधार पे पेश कर सकता है, माफ नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा, राज्यपाल राज्य विधि के अंतर्गत दिए गए मृत्युदंड को स्थगित कर सकता है, ये सही है। ठीक है, माफ कर सकता है, स्थगित कर सकता है, रोक सकता है। अगला, माफ नहीं कर सकता है, स्थगित कर सकता है और उसको जो है लंबित कर सकता है। ठीक है, या राष्ट्रपति के आधार पे मतलब उसको रख सकता है, माफ नहीं कर सकता। चौथा है कि राज्यपाल राज्य विधि के अंतर्गत मृत्युदंड को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की सजा को माफ कर सकता है, ये सही है। ठीक है, 3 4 सही है, यानी 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करें और बताइए कि राज्यपाल किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। किन परिस्थितियों में, ठीक है। तो सबसे पहले बोला गया कि द्विसदनीय विधायिका की स्थिति में जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो विधान परिषद का सत्र चलाना हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है, पहला सही। दूसरा, द्विसदनीय विधायिका की स्थिति में जब विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो तो विधान परिषद का सत्र नहीं चल रहा हो तो भी कर सकता है। यानी द्विसदन में मतलब विधानसभा भी हो विधान परिषद में, दोनों में से किसी में भी अगर वहाँ विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो, एक में नहीं चल रहा तो दूसरा का अध्यादेश जारी कर सकता है, दूसरा में नहीं चल रहा है तो पहला वाला। ठीक है, ये दोनों भी सही है। दूसरा, तीसरा, एक सदनीय विधायिका की स्थिति में जब विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो फिर भी वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि किसी राज्य की वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल तो नाम मात्र है और संवैधानिक पद का प्रमुख होता है। ठीक है, अगला सवाल, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखना अंतर्राज्यीय जो परिषद होती है उसकी बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आता है, सवाल है कि कौन सा कथन सही है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। 5 वर्ष निश्चित नहीं किया गया। ठीक है, वह राज्यपाल के ऊपर है, वह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पर धारण करते हैं। राज्यपाल बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री चुनता है। ठीक है, तो वह 5 साल वह निश्चित नहीं किया गया, पहला गलत। हालांकि 5 साल के बाद चुनाव होती है इसलिए वह हट जाती है। अगला, मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है, यानी ये भी गलत है। ठीक है, मुख्यमंत्री और सहित जितने भी मंत्री है उसके वेतन भत्तों का जो निर्धारण होती है वह उसी संबंधित विधानसभा के अंतर्गत ही होती है। ठीक है, संसद नहीं जाता है, यानी 1 2 दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसी भी राज्य में सभी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। देखिए, ये जो है 51वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत यह तय किया गया था कि लगभग, ठीक है, न्यूनतम मंत्री परिषदों की संख्या वह 12 ही होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री सहित मिलाकर। अगला सवाल, 94वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसका संबंध कुछ एक राज्यों में जनजातीय आदिवासी मंत्रियों की अनिवार्य नियुक्ति से है, यह कब पारित किया गया था, तो 2008 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राज्य के मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है। मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, कौन सा कथन सत्य है, तो मंत्रालय जो है, मंत्रालय शब्द का प्रयोग संघ या केंद्र की शासन प्रणाली में प्रयोग किया जाता है, न कि राज्य के प्रशासन के संदर्भ में, पहला सही। दूसरा, राज्य की शासन प्रणाली विभागों में बंटा होता है, न कि मंत्रालय, ये भी सही है, दोनों सही है।
ठीक है, यहाँ दोनों को बोल रहा था कि कौन सा सही है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रिक्त स्थान को भरना है। भारतीय संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद कितना से कितना तक राज्य के विधानमंडल, संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों की प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्ति आदि के बारे में उपबंध को बताता है? तो याद रखना 168 से 212 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कितने भाग में? तो याद रखना छठे भाग में। छठे भाग में 168 से 212 अनुच्छेद तक यह विधानसभा के संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारी, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार, शक्ति का जिक्र किया गया है। अगला सवाल, राज्य विधानसभा में वर्तमान में सीटों की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में व्यक्त करना है। ठीक है, तो घटते हुए क्रम में व्यक्त करना है तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन में हो जाएगा बिहार, यानी बिहार में लगभग 243 है, तो सबसे पहले वही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे बाद यहाँ पर बंगाल, पश्चिम बंगाल 294 है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये बिहार हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, और तीसरे बाद यहाँ हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 288 है, याद रखना है, महाराष्ट्र में 288 है। तीसरा हो जाएगा यहाँ कर्नाटक 224, कर्नाटक 224 हो जाएगा। लास्ट में हो जाएगा राजस्थान 200। ठीक है, बिहार में 243, वेस्ट बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, कर्नाटक में 224 और राजस्थान में 200 पूरा पूरी। ठीक है, तो अवरोही क्रम में ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सबसे पहले बिहार। ठीक है, सबसे पहले बिहार यानी एक शुरुआत में है, नहीं सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर 294 हो जाएगा ना, यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी 2 सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल हो गया, फिर उसके बाद हो गया आपका महाराष्ट्र, फिर हो गया बिहार, पश्चिम बंगाल यानी 2 3 1 2 3 1, उसके बाद लास्ट में 4 5। हाँ, तो 2 3 1 4 5 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी की विधानसभा की सीटों की कुल योग कितना है? तो यह रखना है, दिल्ली में 70 है, पुदुचेरी में 30 है, दोनों मिला के 100, ऑप्शन नंबर डी। अब तक भारत में कुल कितने परिसीमन आयोग गठित हो गए हैं? तो यह रखना टोटल 4, अब तक टोटल 4 हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, विधानसभा का गठन यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह रखना विधानसभाओं का गठन 170, पहला ही सही है। विधान परिषद था 170, विधानसभाओं का गठन 171 में जिक्र है। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष इसका जिक्र है आपका 178 में, और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति 182 में, जो कि सीधा सीधा सही जा रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वर्तमान में कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो याद रखना है, अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 40। ठीक है, याद रखना है, टोटल 40 है, टोटल 40। अनुसूचित जाति के लिए 38 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, याद रखना है, अनुसूचित जाति के लिए 38, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, टोटल हो गया 40, दोनों SC ST के लिए। अगला सवाल 27 नंबर सवाल है, बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? संविधान के अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदनों एवं इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्ति एवं विशेषाधिकार के बारे में उपबंध है, पहला सही है। दूसरा बोल रहा है कि संविधान 202 में राज्यों के विनियोग विधेयक से संबंधित है, विनियोग विधेयक तो 204 में है ना कि 202, दूसरा गलत। संविधान के अनुच्छेद 204 में, ये भी तब गलत हो जाएगा, विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। ठीक है, याद रखना वित्त विधेयक से संबंधित ये जो है 207 में है, याद रखना है 207 में है, ना कि 204, तो ये भी गलत। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 206 का संबंध राज्य विधान मंडलों में वित्त विधेयक 207 में, याद रखना है, और वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वह जो है आपका जो हाँ ये मतलब 206 जो है ये भी गलत है, 2 3 4 ये भी गलत है, हल्का सा वार्षिक वित्तीय विवरण वाला भूल रहे हैं। तो ये जो है आपका 204, ये हो जाएगा आपका 204 कौन सा? तो याद रखना है वह राज्य के विनियोग विधेयक से संबंधित है। 207 जो है वह 207 आपका हो जाएगा वित्त विधेयक। ठीक है, तो पहला सही है, 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण 28 नंबर। ठीक है, बोल रहा है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को भी प्राप्त है, क्योंकि वह राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल गलत है।
ठीक है। इसका कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडल के अनेक विशेषाधिकार, हाँ 194 में तो अनेक विशेषाधिकार है, लेकिन विधानमंडल में राज्यपाल को जो दिया गया अभिन्न अंग तो है, लेकिन विशेषाधिकार राज्यपाल को भी प्राप्त है या विधानमंडल के आधार पर, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये जो है ना आर सही है, लेकिन पहला गलत है, तो पहला गलत आर सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आता है, किसी विधायिका का कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के कितने दिनों तक सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जा सकती है, तो याद रखना है 60 दिनों तक। ठीक है, बिना अनुमति के वह 60 दिन तक अगर कोई भी सदन में वह सदस्यता में समाप्त मतलब हाजिरी नहीं होती है, गैर हाजिरी में रहे 60 दिनों तक लगातार, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अगला सवाल 30 नंबर, विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला बोल रहा है कि इसके 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये तो सही है। इनके 1/6 सदस्य स्थानीय निकायों के लिए, ठीक है, 1/6 जो है स्थानीय निकाय जो दे दिया गया है वह भी 1/3 ही है, याद रखना। ठीक है, ये 1/6 नहीं है। दूसरा गलत, 1/12 सदस्य जो है वह चुनाव हर राज्य में 3 वर्ष से पूर्व स्नातक, ये सही है। और 1/6 सदस्य मनोनयन राज्यपाल के द्वारा, ये भी सही है। ठीक है, तो ये जो है ना 1/3 था, ना कि 1/6, तो दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान में कहाँ समाविष्ट किए गए हैं? उच्च न्यायालय के जो प्रावधान है वह संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक जिक्र है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जिक्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं 32, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में अपेक्षित नहीं है? तो याद रखना है सबसे पहले वह उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता से संबंधित नहीं, पहला गलत। दूसरा बोल रहा है वह भारत का न्यायिक कार्य क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव हो, ये तो सही है। वह भारत का नागरिक हो, ये भी सही है, लेकिन 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो, ये कोई जिक्र नहीं है। यानी 1 और 4 जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए 35 वर्ष की आयु का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1 और 4 का जिक्र नहीं है। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से दी जाती है? सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उसकी पेंशन भारत के संचित निधि के तहत दी जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन तथा अन्य संबंधित कानून संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा उत्तर पूर्व के किन 3 राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन किया गया 2012 में? तो याद रखना मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 35 नंबर 35 सवाल है कि कौन सा कथन सत्य है? उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय की जो है सर्वोच्च न्यायालय के ज़्यादा ही है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय के रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार बताता है, बिल्कुल सही, दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, उसके अनुच्छेद और उसके कार्य से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना चाहिए, यह 215 में दिया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा उच्च न्यायालय का गठन यह 216 में जिक्र है। ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन 216 इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यह 223 में और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार 225 में, मतलब जो है यह 1 2 3 4 सही जा रहा है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन देखते हैं 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का क्या तात्पर्य है? अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य है कि वह क्या तात्पर्य है कि वह उच्च न्यायालय के फैसले, कार्यवाही एवं कार्य रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रख सकता है, उन्हें कानूनी परंपराओं के संदर्भ में माना जाएगा। पहला ये सही है, अभिलेख न्यायालय का पहला जो है कारण। दूसरा बोल रहा है कि उच्च न्यायालय की अपनी अवमानना का दंड देने की शक्ति भी होनी चाहिए, ये तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही जा रहा है। अगला सवाल बोल रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस बात को प्रावधान करता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? तो जानना 231, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 231 अनुच्छेद यह बताता है कि
मतलब एक ही अगर उच्च न्यायालय तो दो या दो से अधिक राज्यों का प्रावधान एक ही उच्च न्यायालय में ले सकता है, उसका केस हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 231 के तहत। अगला सवाल, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ था? ये इंपॉर्टेंट सवाल। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है वह 1861 में पारित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? तो जवाब है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। फिर कथन और कारण। ठीक है, पहला बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्वावलोकन समीक्षा की शक्ति 42वें संविधान संशोधन से कम कर दिया गया था। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कारण बोल रहा है कि वर्तमान में किसी भी केंद्रीय कानून की संवैधानिक व्याख्या पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने की मनाही कर दी गई, ये गलत है। आर कारण गलत है। ठीक है, पहला सही है, पहला सही आर गलत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर तब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले यानी वाद यह निर्णय दिया है कि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय की रीट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत है? तो जानना है यह एल चंद्र कुमार मामले से दिया गया है 1997। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी साधारण विधेयक के संबंध में विधान परिषद को अधिकतम कितने समय की विनियमनकारी शक्ति प्राप्त होती है? तो याद रखना यह 4 माह तक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है संविधान के अनुच्छेद किसके तहत? तो याद रखना है ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट यह आर्टिकल है क्योंकि न्यूज़ में भी था, केरल से संबंधित था हाल ही में। ठीक है, तो ये 200 और 201 यह अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी विधेयक की राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, यह 201 के तहत रख सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यार ना 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, योजना आयोग का स्थान लिए हैं और इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री जी होते हैं। चलिए 46 सवाल है कि कौन सा कथन सत्य है कि नीति आयोग केंद्र सरकार के मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के नज़दीकी सहयोग परामर्श समन्वय का कार्य करता है? बिल्कुल सही। उपरोक्त संदर्भ में दिए गए निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी नीति आयोग पर ही होती है। यह जो है ना पहला गलत है, दूसरा गलत है, पहला सही है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो उच्च न्यायालय में कौन सा कथन सही है? वर्तमान देश में कुल 28 जो है उच्च न्यायालय है। बिल्कुल गलत, 28 नहीं 25 है अभी। ठीक है, और जो लेटेस्ट था अमरावती वो मिलाकर 25 जा रहा है। ठीक है, अगला, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है। ठीक है, तो ये जो है ना ये भी गलत जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना एक उच्च न्यायालय नहीं, ये भी गलत है। तीसरा भी गलत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र पर धारण कर, हाँ ये सही है, चौथा सही है। यानी 62 साल तक उम्र तक वह जो है वह पद पर धारण रह सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो चौथा सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 4 सही है। अगला सवाल, कथन और कारण। कथन और कारण। पहला, नीति आयोग ने तो सांवैधिक निकाय है और ना ही संवैधानिक। बिल्कुल सही, ये ना ही संवैधानिक में दर्ज है ना ही एक कानूनी रूप दिया गया। ठीक है, अगला, यह बोल रहा है कि इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा किया गया। ये भी सही है। ठीक है, मंत्रिमंडल के आधार पर किया गया है, ना कि संवैधानिक है ना ही सांवैधिक, ना ही इसमें कोई कानून बना है। यानी कारण कथन जो है कारण का सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? किन परिस्थिति में राज्यपाल राज्य के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो याद रखना है पहला क्या किन किन परिस्थिति में? पहला, वह संविधान के विरुद्ध अगर लग रहा हो तो। दूसरा, वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध लग रहा हो तो। तीसरा, वह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा पैदा करने की हो रहा हो तो। चौथा, वह यदि विधेयक अनुच्छेद 31 का के संपत्ति के अनिवार्य अधिकरण को कर रहा हो तो। ठीक है, यानी चारों सही है। चारों के आधार पर जो है राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति विचारार्थ के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4 चारों सही है। अगला सवाल 50 नंबर। सवाल है कि कथन दिया है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री किसी भी राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है राज्यपाल को कहा के जो। ठीक है, राज्यपाल हालांकि राज्यपाल करेगा लेकिन मुख्यमंत्री के आधार पर ही होगी, यानी कथन सही है। दूसरा, इसका कारण क्या बोल रहा है? इसका कारण बोल रहा है
अच्छा, ठीक से पढ़िएगा। अगर मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद नहीं कर सकता। यहाँ डायरेक्ट जिक्र बोल रहा है कि मुख्यमंत्री खुद कर सकता है, नहीं, राज्यपाल करेगा। याद रखना है, मुख्यमंत्री परामर्श कर सकता है, ठीक है, राज्यपाल को कि आप मुख्यमंत्री इस मंत्री को हटा सकते हैं, ठीक है। तो यानी पहला जो है वह आपका गलत जा रहा है, पहला गलत है, ठीक है। और दूसरा है कि मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, ये सही है, ठीक है। तो एक गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के भाग 9B किससे संबंधित है? 9B जो है ना वह सहकारी समिति से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह कब जोड़ा गया था? 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट आते हैं, बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बलवंत राय मेहता समिति, पहला, इसमें द्विसदनीय पंचायती स्तर जो है वह व्यवस्था को अपनाने की सुझाव दी थी, ये पहला जो है आपका गलत जा रहा है। दूसरा, 1957 की समिति गठित की सिफारिश में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 में इसे स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो ये जो है ना आपका गलत जा रहा है। हाँ, ये 1958 वाला सही है, पहला वाला गलत है। ये द्विसदनीय नहीं है, त्रिस्तरीय बताया गया था, 3 स्तरीय बताया गया था, ठीक है। तो पहला केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 53 नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन गलत है, गलत को ढूंढना है। 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना हुआ, ये सही है। दूसरा, आंध्र प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य हो गया, ये भी सही है। तीसरा, 1960 के दशक में सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप अलग अलग था, ये भी सही है। चौथा, 1960 के दशक में पंचायती राज व्यवस्था के तहत सभी राज्यों में न्याय पंचायत की स्थापना हुई, नहीं, ये सभी राज्यों में नहीं हुई थी, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला सवाल, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुई थी? तो अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है। उस समय अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं को एकल समिति के रूप में गठन किया गया था, याद रखना, ठीक है। तो ये जो है टोटल 132 सिफारिश किया गया था अशोक मेहता समिति के आधार पर। यह दिसंबर 1977 से संबंधित है, याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, और अशोक मेहता समिति, ये सारे पंचायती राज यानी स्थानीय सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं 55 नंबर सवाल है कि बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है? पहला बोला कि भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है, बिल्कुल सही जा रहा है। दूसरा, केंद्रीय स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय गृह मंत्रालय से संबंधित है, ये भी सही है। तीसरा, नगरीय शासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, ये भी सही है। चौथा, भारत सरकार अधिनियम 1919, बिल्कुल गलत, 1919 नहीं है, ठीक है, याद रखना। यह प्रांतीय स्वायत्त के अंतर्गत ये स्वशासन जो विषय दिया था ये गलत है, ठीक है। तो यानी 1, 2, 3 सही है, 3 को सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह 1919 नहीं है, 1935 है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में किस स्थान पर लागू किया गया था? नगर निगम पहला 1688 में मद्रास में स्थापित हुई थी, 1688 में। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मैच हम लोग करना है। सबसे पहले जो है उसका टाइम पीरियड और उसका कार्य से संबंधित बताया गया। सबसे पहले 1726 में क्या हुआ था? तो याद रखना है, बम्बई और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना हुई थी 1726 में। 1882 में क्या हुई थी? यार स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा जो है इसका प्रारूप तैयार किया गया था 1882 में। तीसरा, 1870 में क्या हुई थी? याद रखना है, लॉर्ड मेयो का वित्तीय केंद्रीकरण किया गया था, एक से संबंधित है। 1907 रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति 1907 में हुई थी, ठीक है। तो 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 58 नंबर, कथन और कारण से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में संघीय व्यवस्था कमजोर हो जाती है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में संघीय व्यवस्था बिल्कुल कमजोर होती है, ये सही है। इसका कारण केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण में होता है, ये बिल्कुल सही है। दोनों एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये देखा जाए तो एकदम पीसीएस का ओरिजिनल ये सवाल हो गया, यही सवाल, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में जितने भी है वहाँ संघीय व्यवस्था बिल्कुल ढांचा उतना मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट केंद्र सरकार के हाथों आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहला बिल्कुल सही है, कारण भी सही है, ऑप्शन नंबर 4 1 राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल, ठीक है, 59 नंबर सवाल बोल रहा है कि हाँ, निम्नलिखित में से राज्य पहले केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा ऐसा राज्य है जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था? तो पहले गोवा, ठीक है, गोवा जो है पहले केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश भी पहले केंद्र शासित प्रदेश था, त्रिपुरा भी, और यहाँ मिजोरम भी। बाकी पुदुचेरी पहले नहीं था, डायरेक्ट अभी भी तो केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो वो जो है नहीं जाएगा उसके, उत्तराखंड ये भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट अलग हो गया उत्तराखंड यूपी से, तो डायरेक्ट राज्य बन गया था। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए, अनुच्छेद दिया गया है और उससे संबंधित प्रावधान तो मिलाना है। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि 243E किससे संबंधित है? तो याद रखना 243E जो है वह सीटों के आरक्षण से संबंधित है। अगला 243G, 243G जो है पंचायत की शक्ति प्राधिकार से संबंधित है, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा 243K, 243 पंचायत के चुनाव से संबंधित है, के जो है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल। 243H यह किससे संबंधित है? तो याद रखना पंचायतों, जो H है वह पंचायत के कार्यारोपण की शक्ति से संबंधित है, ठीक है। कौन सा कथन गलत है? पहला ईंटों का सीट का जो, अच्छा 243D हो जाएगा यहाँ, बिल्कुल गलत है ये, देख रहे कितना क्लोज सवाल किया है। 243D है जो कि सीटों का आरक्षण दिया गया, ना कि ई, तो पहला ही गलत है, ये सारे सभी है, सही है। अगला सवाल, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत गठित स्वशासी जिलों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? पहला, स्वशासी जिलों की स्थापित एवं पुनः स्थापित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, बिल्कुल गलत, ठीक है, यह जो है बिल्कुल गलत है। दूसरा, स्वशासी जिलों में जिला परिषद का गठन होता है जो कुल 30 सदस्य मिलकर बनते हैं, बिल्कुल सही। जिला परिषद में 25 सदस्य वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं, 5 नामित किए जाते हैं, ये भी गलत है। चौथा, संसद एवं राज्य विधानमंडल की अधिनियम स्वशासी जिलों के लागू नहीं होती है, 2 और 4 सही है, यानी 2 को सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल आता है, कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला बोल रहा है कि संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 42 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों का उपबंध के रूप में जिक्र किया गया है, ठीक है, तो ये जो है ना आपका गलत जा रहा है। 239 से 242 नहीं 241 है, ठीक है, यानी पहला गलत है। दूसरा, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक पद्धति में एकरूपता नहीं है, ये सही है, तो कौन सा गलत है? पहला गलत है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 63 नंबर, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में गलत कथन को ढूंढना। सबसे पहले बोल रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, बिल्कुल सही। दूसरा, उपराज्यपाल के पास अध्यादेश की प्रख्यात करने का अधिकार है, ये भी सही। दिल्ली विधानसभा मंत्रिमंडल की कुल संख्या मिलाकर 10% होनी चाहिए, ये भी सही है। दिल्ली के मंत्रियों की नियुक्ति उपराज्यपाल की मुख्यमंत्री की सलाह, ये गलत है। उपराज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर करती है, तो ठीक है, देखिए राष्ट्रपति जो है ना मुख्यमंत्री को नियुक्ति करता है, ना कि उपराज्यपाल, ये हमेशा याद रखना केंद्र शासित प्रदेश में, तो डी तो गलत हो जाएगा। अगला सवाल 64 बोल रहा है, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु एक आयोग गठित की गई थी, कब? तो याद रखना 1960 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप संबंधित प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद से लिया गया? तो याद रखना 329 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल, निर्वाचन आयोग के संबंध में लिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन गलत है? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही। निर्वाचन आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करती है, ये भी सही। निर्वाचन आयोग के मुख्य आयोग की शक्ति 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान होती है। निर्वाचन आयोग के मुख्य जो निर्वाचन आयोग है उसकी जो शक्ति है ना वह 2 अन्य नियुक्ति है उसको भी बराबर होती है, तो 3 भी सही है, यानी कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो याद रखना राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं 68 नंबर, कौन सा कथन सत्य है? पहला बोल रहा है
कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग एक न्यायिक संस्था है, पहला सही है। दूसरा, वित्त आयोग एक अस्थायी संस्था है, बिल्कुल गलत। यह वित्त आयोग एक अस्थायी संस्था है, ना कि अस्थायी, ठीक है। तो पहला, दूसरा जो है आपका गलत जा रहा है। तीसरा है वित्त आयोग का कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश पर तय होती है, बिल्कुल जो है यह भी आपका गलत जा रहा है, ठीक है। नियुक्ति हालांकि राष्ट्रपति करता है, लेकिन कार्यकाल जो है वह राष्ट्रपति के आदेश पर नहीं होती है, बिल्कुल तीसरा गलत है। वित्त आयोग के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत, नियुक्ति हो सकती है, यानी केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यह है प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह केसी नियोगी थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 70 नंबर सवाल है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि 101वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा देश में कई कर प्रणाली, ठीक है, यह जीएसटी मार्ग प्रशस्त किया गया था, यह 2015 नहीं था, 2016 था, पहला गलत। दूसरा, जीएसटी परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश पर होती है, ये सही है, और इसके अध्यक्ष कौन होती है, खुद वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है 279A के तहत जीएसटी परिषद की स्थापना होती है और हर साल इसकी बैठक भी होती है देश के अलग अलग शहरों में। तो 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को किस संबंध में किस समिति ने इसे बिना जड़ की घास कहा है, किस समिति ने, तो यार ना GBS समिति के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल था। फिर कथन और कारण, ठीक है। 72 नंबर सवाल बोल रहा है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह कार्यकाल की सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल सही, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर है, ठीक है। अगला, अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, ये सही है, ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित को कौन सा कथन गलत है, 243T या सीटों के आरक्षण से संबंधित है, यानी पहला सही है। 243J या नगर पालिकाओं के लेखा अंकेक्षण से संबंधित है, ये भी सही है। जो 243ZA या नगर पालिका के चुनावों से संबंधित है, ये भी सही है। 243 के ZB यह संबंधित है संघ शासित प्रदेश से, यानी सदस्य की अयोग्यता, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना गलत जा रहा है। अगला सवाल आते हैं 74 नंबर सवाल है कि कौन सा कथन सत्य है, संसद सभी केंद्र शासित प्रदेशों के 3 विषयों पर कानून बना सकता है, ये सही है। पुदुचेरी विधानसभा समर्थित सूची के विषय को कानून बना सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति विधि बनाकर संसद के किसी अधिनियम को समाप्त कर संशोधित कर सकता है, ये भी सही। दिल्ली विधानसभा की तरह ही जम्मू और कश्मीर विधानसभा पुलिस व्यवस्था को लागू नहीं कर सकते, ये भी सही है, यानी सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था के रक्षक को निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया था, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के रक्षक जो है वह उसमें किसको शामिल किया गया था, उच्चतम न्यायालय को, बिल्कुल, निर्वाचन आयोग को, ये भी, नियंत्रण महालेखा परीक्षक को, ये भी, और संघ लोक सेवा आयोग, ये भी, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग इसको शामिल नहीं किया था। 1 2 3 4 सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के महान्यायवादी के संबंध में लिखित कथन पर विचार करना, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि महान्यायवादी नियुक्ति होने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होनी आवश्यक है, बिल्कुल सही है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है उसकी जो योग्यता है वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की योग्यता के आधार पर ही होती है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि महान्यायाधीश नियुक्ति कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद जो है वह 76 में दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है उसका महान्यायाधीश की पद की व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसके कार्यकाल के जिक्र 76 में नहीं है, यानी पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग यानी SPCS, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसके अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, ठीक है। तो याद रखना है इसकी नियुक्ति हालांकि राष्ट्रपति करता है, लेकिन त्यागपत्र वह राज्यपाल को दे सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर कथन और कारण, ठीक है। 78 नंबर सवाल बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है, 5वीं अनुसूची में नहीं होती है। अगला, इसका कारण है कि संसद में पैसा अधिनियम द्वारा भाग 9 से जुड़े प्रावधान को जरूरी संशोधनों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार किया, ये भी सही, ये लेकिन दोनों जो है आपका संबंधित नहीं है, दोनों सही है लेकिन दोनों व्याख्या नहीं कर रहा है, अपने आप में जुड़ नहीं रहा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ जाएगा सही। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विषय 11वीं अनुसूची से संबंधित है, 11वीं अनुसूची से संबंधित कौन है, एक तो कृषि,
11वीं अनुसूची से संबंधित है। दूसरा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत 11वीं अनुसूची से। तीसरा, गरीबी उन्मूलन, ये भी जो है 11वीं अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1, बाकी 2 गलत है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन गलत है, गलत को ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है पंचायतों के पर्यात्मक जो विषय वस्तु नगरपालिका की पर्यात्मक विषय वस्तु की तुलना में व्यापक है, बिल्कुल सही। दूसरा, 74वें संविधान संशोधन जो है वह 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया था। तो याद रखना, यह 1993 नहीं था, याद रखना है 1993 नहीं था, 1900 हाँ डेट 1993, लेकिन डेट गलत है हमको लग रहा है, अप्रैल नहीं था, जून था, जून कोई तारीख था, भूल रहे हैं, ठीक है 1 जून में ही ऐसे आसपास था, लेकिन 1993 था, डेट ये गलत जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा सही, पहला सही है। यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन गलत है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सही। नेक्स्ट आते हैं 81 नंबर सवाल। बोल रहे हैं कि निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन गलत है, गलत को ढूंढना है। नगर पालिका में अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी संख्या के अनुपात में सीटों को आरक्षित किया गया, पहला सही। दूसरा बोल रहा है कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का जो है वह अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया, ये गलत है, ठीक है, 1/3 नहीं है। अगला बोल रहा है कि राज्य विधानमंडल नगर पालिका के अध्यक्ष में निर्वाचन का तरीका प्रदान किया गया, ये भी सही है। नगर पालिका में आरक्षण की सुविधा अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट है, ठीक है, ये सही है। बी खाली गलत है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित विषय समवर्ती सूची में शामिल है, कौन समवर्ती सूची में शामिल है, तो यार ना 1 एक तो समवर्ती सूची में शामिल है। दूसरा आपका हो गया आपका कारखाना, ये भी आपका समवर्ती सूची में शामिल है। और विद्युत, ये भी आपका समवर्ती सूची में। लोक व्यवस्था केंद्र से संबंधित है और पैटेंट भी केंद्र से संबंधित है, ठीक। तो 1, 4, 5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि समवर्ती यानी केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित है। चलिए अगला सवाल 83 नंबर। बोल रहा है कि बढ़ते वरीयता क्रम के आधार पर पदों की व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद कौन हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएगा। लोकसभा के उपाध्यक्ष के बाद ही आता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, हालांकि सबका अलग अलग बॉडी है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका, ठीक है, अच्छा बढ़ते वरीयता क्रम के आधार पर बताया गया ना, तो सबसे बढ़ते वरीयता, सबसे अच्छा बढ़ाना हमको वरीयता, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उपाध्यक्ष नीति आयोग, राष्ट्रमंडल के उच्चायुक्त, राष्ट्रमंडल लोकसभा का उपाध्यक्ष यहाँ बोल रहा है, मतलब ये लास्ट में जाएगा। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद आएंगे राष्ट्रमंडल के देशों के उच्चायुक्त, फिर आएंगे आपका भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, उसके बाद उपाध्यक्ष नीति आयोग, ये सही है, ठीक है। तो 5, 4, 1, 3, 2 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 84 नंबर। बोल रहा है कौन सा कथन गलत है। नीति आयोग के सदस्य भारत के महान्यायवादी की वरीयता क्रम से ऊपर होते हैं, बिल्कुल सही। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समवर्ती सूची के अंतर्गत था, ये भी सही। 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ये भी सही। अनुच्छेद 371 में, ठीक है, यह जो है वह हिमाचल प्रदेश और आसाम के विशेष उपबंध को बताता है, बिल्कुल गलत। अनुच्छेद 371 में हिमाचल प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, नागालैंड, ये सारे को बताता है, ना कि हिमाचल प्रदेश और आसाम, तो चौथा गलत है। 85 बोल रहा कौन सा कथन सुमेलित है, ठीक है। बोल रहा नगर निगम, इसे क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है, बिल्कुल सही। अधिसूचित क्षेत्र समिति, इसे कहा जाता है औद्योगिकरण कारण विकासशील कस्बा, ये भी सही। नगर क्षेत्रीय समिति, ये छोटे कस्बों प्रशासन में गठित, ये भी सही है। छावनी परिषद केंद्र सरकार की शासित, ये भी सही है, सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही जाएगा। वर्तमान में देश भर में कितने छावनी बोर्ड है, ये इंपॉर्टेंट सवाल, तो यार ना 62, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही जाएगा। अगला सवाल, नगर पालिका विधेयक निम्नलिखित में से किन प्रधानमंत्री के शासनकाल में पेश की गए थे। नगर पालिका विधेयक जो है वह किसके काल में पेश किया गया था, तो याद रखना है राजीव गांधी के काल में भी पेश किया गया था, याद रखना है वीपी सिंह के केस में टाइम पीरियड में भी, और नरसिम्हा राव, तीनों के, तो राजीव गांधी, वीपी सिंह और नरसिम्हा, ऑप्शन नंबर डी 3, 4, 5। नेक्स्ट आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति का वर्णन है, तो याद रखना है 243 का डी, इसमें जिला योजना का प्रावधान है। पंचायती राज के वित्तीय स्रोत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है, तो याद रखना इसमें सम्मिलित आपका हो जाएगा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, पंचायती राज वित्तीय स्रोत में सम्मिलित है। राज्य वित्त आयोग के जो अनुदान दिया गया ये भी सही है, ये भी इसमें ऐड है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के में केंद्रीय आवंटन किया गया, ये भी ऐड है। और स्थानीय स्तर पर संसाधन निर्माण, ये भी है, यानी चारों ऐड है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा।
पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित कथन पर विचार करना है। ठीक है, पहला यहाँ बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है, गलत को ढूंढना है। यहाँ बोल रहा है कि पंचायत को समय पूर्व विघटित किया जा सकता है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, सरकार उसे विघटित कर सकता है, उससे टाइम पीरियड से भी, या उसका टाइम पीरियड बढ़ा भी सकता है। ठीक है, अगला, विघटित होने की दशा में 1 वर्ष के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। ये गलत है, कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है, सरकार के ऊपर उसका मन का मर्जी है। डीपीएसपी है, ये तो वाद योग्य है नहीं। ठीक है, अगला सवाल, विघटित होने पर नई पंचायत का गठन केवल शेष अवधि के लिए ही होता है। ये भी गलत है, शेष अवधि नहीं, जब भी चुनाव होगा 5 साल के लिए मिनिमम। पूर्व भी विघटित हो सकता है, बाद में भी चल सकता है। अगर विघटन के पश्चात शेष अवधि 1 वर्ष बचा हो तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अगर विघटित होने के शेष अगर 1 वर्ष बच रहा हो तो चुनाव नहीं भी हो सकता, ये सही है। ठीक है, तो 1-4 सही है, 1-4 सही है। यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन गलत है, 2-3 नहीं, 2-3 गलत है, 2-3 गलत है, नहीं, ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा। अच्छा, 1 वर्ष जो है यहाँ बचा हुआ है, इसकी अवधि के लिए नहीं होती, ये गलत जा रहा है, यानी 2 और 4 गलत है। विघटित होने पर नई पंचायत का गठन शेष अवधि के लिए ही होगा, ये सही है। ठीक है, तीसरा सही जा रहा है, तीसरा आपका सही जा रहा है, सॉरी। ठीक है, तो 2 और 4 जो है आपका गलत है, 2 और 4 गलत है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या कितना से ऊपर ना हो उसके माध्यमिक स्तर पर पंचायत को गठन ना करने की छूट है। तो यार ना 20 लाख, 20 लाख से ऊपर ना हो तो माध्यमिक स्तर पंचायती राज गठन ना करने की छूट है, वह नहीं भी कर सकता। अगला सवाल 92, सत्य कथन को ढूंढना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि अप्रत्यक्ष ढंग से चुने गए पंचायत के अध्यक्ष को पंचायतों की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल गलत। तीनों स्तरों पर पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होती है, बिल्कुल सही है। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल के निर्धारित तरीके पर होती है। 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, संघीय क्षेत्रों के संबंध में विधायिका की अनुपस्थिति में प्रशासक का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो याद रखना है, जो संघीय विधायिका की अनुपस्थिति अगर है तो प्रशासक का अध्यादेश जारी करने का शक्ति वह 239 के बी के तहत अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 94 नंबर सवाल, मिलान करना है। जैसे यहाँ नवा वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है साल्वे। कहाँ गया साल्वे, हाँ NP साल्वे, 1 का 4 हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है 10वां, ये जो है ना केसी पंत थे 10वां वित्त आयोग के अध्यक्ष। 12वां के अध्यक्ष थे आपका रंगराजन। ठीक है, 2। उसके बाद 14वां VI रेड्डी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं, जीएसटी परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहले वित्त मंत्री खुद इसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद राज्य समिति वित्त प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री, ये भी इसके सदस्य होते हैं। तीसरा, प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री, नहीं राज्य के वित्त मंत्री नहीं लेते हैं, RBI के गवर्नर, ये सही है। मतलब ये हो गया आपका RBI के गवर्नर जीएसटी परिषद में नहीं होते हैं, नहीं, RBI के गवर्नर भी नहीं होते हैं। मतलब राज्य के वित्त मंत्री तब शामिल है जीएसटी परिषद में, बिल्कुल सही है। तो 2, 3, 4 सही जाएगा, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वित्त मंत्री और गवर्नर शामिल नहीं होते हैं। अगला सवाल, ठीक है 96, गवर्नर तो वह संसद का अंग ही नहीं है ना, वह सरकार का अंग ही नहीं है। 96 सवाल क्या है, बोल रहा है कौन सा कथन, अच्छा कौन सा कथन सत्य है, सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बोल रहा है कि जीएसटी परिषद की बैठकों में प्रत्येक निर्णय उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 2/3 बहुमत से होती है, पहला सही। केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों का 1/4 होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। समस्त राज्य सरकार, केवल सही पहला ही है, तो एक ही को सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। परिषद में कुल संख्या आधी संख्या से प्रत्येक बैठक की कोरम होने अनिवार्य है, ये गलत। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ठीक है 91वां संविधान संशोधन, यह किससे संबंधित है, याद रखना मंत्री परिषद का आकार से संबंधित है। 1 का 2। 100वां संविधान संशोधन भूमि यानी जमीन जो बांग्लादेश से संबंधित था, ये संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन पिछड़ा वर्ग यानी OBC से संबंधित है। और 103वां संविधान संशोधन EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है। तो कहता हूँ कि 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह केंद्र, राज्य या किसी भी अन्य प्राधिकार या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थित कर सके। 11 में यह अनुच्छेद 151 के तहत दिया गया। भारत के दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल क्या था? 11 में दूसरे प्रशासनिक जो कार्यकाल है उसका था 2005 से 2009। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर सवाल, कथन और कारण से संबंधित है। पहला बोल रहा है कि हर राज्य में केंद्र शासित क्षेत्र में किन जातियों या जनजाति समूह को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। संविधान यह तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया है। बिल्कुल सही। संविधान में किन जातियों और जातियों समूह को अनुसूचित जाति, जनजाति कहा जाए इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति किसको बनाया जाए इसका उल्लेख नहीं है। कहाँ? संविधान में। लेकिन इसका जो अधिकार, इसको चुनने का अधिकार राष्ट्रपति को है। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पृथक आयोग का प्रावधान अलग कर दिया गया था? किसके तहत जाना है? 89वां संविधान संशोधन 89, ठीक है, 2003। अगला सवाल, सत्य को ढूंढना कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 71 के ग आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बिल्कुल गलत। ठीक है, उसके बाद 32वें संविधान संशोधन 1973 में किया गया था। ठीक है, ये जो है ना अनुच्छेद 171 के ग जो आंध्र प्रदेश से नहीं, यह आपका मणिपुर से संबंधित है। और यह 32वें नहीं, यह 22वें संविधान संशोधन 1973 को जोड़ा गया था। यानी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलान करना। 371 का एफ यह सिक्किम राज्य से संबंधित है। 371 का जी यह मिजोरम से संबंधित है। 371 का एच यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और 371 का आई गोवा से संबंधित है। यानी ये हो गया आपका 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस विधानसभा में कम से कम 30 सदस्यों का प्रावधान नहीं है? इसमें नहीं है, मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल, राज्यपाल तथा धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला बोल रहा है यह विधेयक स्वीकृति दे सकता है। धन विधेयक को स्वीकृति दे सकता है राज्यपाल, पहला सही। वह विधेयक को रोक भी सकता है, ये भी सही। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें आरक्षित है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए, याद रखना, सॉरी अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे ज़्यादा जो सीटों का आरक्षण वह अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है। ठीक है, लगभग 59 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने संबंधित प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम द्वारा वर्णित किया गया। यह अधिनियम कब पारित हुई थी? 1968 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। संख्या, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सबसे ज़्यादा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो यार में सबसे ज़्यादा न्यायिक क्षेत्र जो है वह गुवाहाटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, आसाम क्षेत्र के अंतर्गत। गॉडगिल समिति के संबंध में विचार करना है। गॉडगिल समिति क्या है? पूरा गॉडगिल समिति 1985 में आया था। ये जो है ना बिल्कुल गलत है। गॉडगिल समिति 1985 में नहीं, 1988 में आया था। ये गलत है, 1988 में। ठीक है, उसके बाद इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। बिल्कुल सही। इसने पंचायती को 3 स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति पर सुझाव दिया। ये सही है, 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंस वाले, पैसा अधिनियम विस्तार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन गलत है? पहले बोल रहा है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास को स्वीकृति देता है, पहला सही। छोटे स्तर पर खनिजों के खनन संबंधित लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा से अनुमति लेना अनिवार्य है, यह भी सही है।
प्रत्येक ग्राम सभा गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रम के लाभार्थी के पहचान की जिम्मेदारी है। ये भी सही है, कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मानवाधिकार आयोग, यह पहला बोल रहा है, यह NHRC, ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1992 में, ये भी सही है, दोनों सही है। कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना। पहला यहाँ बोल रहा है कि आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। इसमें एक सदस्य महिला होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और अगला है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये सही है। मतलब 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला बोल रहा है कि अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहता है, बिल्कुल गलत। 3 वर्ष तो है लेकिन 65 नहीं 70 साल है, बिल्कुल पहला गलत है। दूसरा, अपने कार्यकाल के बाद अध्यक्ष और सदस्य केंद्र राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, ये सही है। अगला बोल रहा है कि अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र हैं, पुनः नियुक्ति के पात्र हैं, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी काम का नहीं है, लेकिन वह खुद फिर भी वही जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। तो 2-3 सही है। ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, केवल 2 सही है। अगला सवाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। कौन सा कथन गलत है, गलत को ढूंढना है। पहला, आयोग की मुख्यालय दिल्ली में है, पहला सही। इसकी प्रक्रिया जो है वह नियमित करने की शक्ति निहित है, दूसरा भी सही। इसमें सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ हैं तथा इसकी कार्यवाही न्यायिक चरित्र है, बिल्कुल सही। तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला बोल रहा है कि इसमें मानव अधिकारों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की शक्ति, दंडित नहीं, इसकी जांच पड़ताल करती है, बाकी सब दंड करने का काम न्यायपालिका को है, ठीक है। अगला, इसमें पीड़ित को आर्थिक राहत देने की शक्ति है, ये भी नहीं कर सकता है। तीसरा, ये सिफारिश संबंधित सरकार व प्राधिकरण की बाध्यकारी नहीं है, ये भी सही है, ये सही है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल 1 सही है ना, केवल 1 सही हो जाएगा, तो केवल 1, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सबसे पहले कौन सा कथन सही है, सही को ढूंढना। सबसे पहले बोल रहा है मूल संविधान में ग्राम पंचायत का गठन उल्लेख मिलता है, बिल्कुल। अनुच्छेद 40 में तो बताया गया। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है संविधान में इसे शामिल कर लिया गया था, ये भी सही है। संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची 7वीं जो है स्थानीय शासन से संबंधित है, ये बिल्कुल गलत है। 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सहकारी समितियों के संबंध में लिखित कथन पर विचार करना। सहकारी समिति, ठीक है, यह पहला बोल रहा है, कौन सा कथन सही। इसके संबंध में लेख केवल 243 ZH से ZT तक है, बिल्कुल सही। 42वें संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य नीति का एक नया निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया था, ये जो है ना आपका गलत जा रहा है, ठीक है। यह 42वें संविधान संशोधन नहीं था, यह 97वां संविधान संशोधन 2011 था, न कि 42वां संविधान संशोधन, तो दूसरा गलत। तीसरा, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, ये भी गलत है, मौलिक अधिकार नहीं है, तो बाद में आया है। केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सहकारी समिति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सबसे पहले बोल रहा है कि कौन सा कथन सही। सहकारी समितियां विषय के संबंध में संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में सूचीबद्ध है, पहला सही। दूसरा बोल रहा है कि प्रत्येक सहकारी समिति के खाते का वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 महीने के भीतर लेखा परीक्षण की जानी चाहिए, ये भी सही है। तीसरा, सहकारी समिति के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का अधिकार, ये गलत है, चुनाव नहीं कराता है, 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और 2 सवाल बचा हुआ है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में कथन पर विचार करना। पहला, यह 2012 में अधिव्यक्त किया गया था, बिल्कुल गलत, 2011 था। इसमें लोकपाल के संवैधानिक दर्जा का संरक्षण किया गया, बिल्कुल गलत। यह सहकारी से संबंधित है, दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं और अंतिम सवाल, सहकारी समिति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। कौन सा कथन गलत है, ठीक है। पहला बोल रहा है कि
बोर्ड में निदेशकों की संख्या उतनी होगी जितने राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित हो। पहला सही है। दूसरा, किसी सहकारी समिति के निदेशकों को अधिकतम संख्या 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। और बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल चुनाव की तारीख से 3 वर्ष की, ये भी गलत। केवल एक सही है। बोल रहा कौन सा कथन गलत है? 2 गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।